लिखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट पकड़ते जाइए, समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ, अगर मैं कहूं कि ये पेन है, इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसका वजन 1 केजी है, कुल कितना हुआ? मेरी लंबाई 1 मीटर है, मेरा वजन, मेरा मास 60 केजी है, टोटल वैल्यू कितनी हुई? सर ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, हम इन ये दोनों को दोनों ऐड अलग नहीं कर अलग क्वांटिटी। सकते। मेरा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं बहुत ही सुंदर हूं, मेरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी इतने कैंडेला है, तो क्या इन्हें ऐड कर सकते हैं आप? नो सर। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को कई पार्ट में बांटा, जरा समझिएगा थोड़ा सा। अब जरा पीछे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेजरमेंट करना होगा, तो मेजरमेंट के लिए हमारी मजबूरी थी कि पहले हम गांव में रहते थे और वहां पर मेजरमेंट का जो तरीका था कि भाई हमको अगर तेल चाहिए, हम बगल वाले घर में गए, हमने कहा चाची तेल नहीं है, जरा दे दो। चाची ने 1 गिलास तेल भरा, हमको दे दिया, हमने घर में यूज कर लिया। हमारे यहाँ तेल आया, हमने 1 गिलास भरा, चाची को दे दिया। लेकिन चाची ने कहा देखो हमने तो बड़ा गिलास दिया था, ये तो बंदा छोटा गिलास दे गया। देखो, क्योंकि ग्लास का जो मेजरमेंट है वो क्या, एक ऑथेंटिक मेजरमेंट है, क्योंकि ग्लास छोटा बड़ा हो सकता है। अब हमने बिजनेस शुरू किया, गांव, घर से, अपने गांव से बाहर निकले दूसरे गांव में, उसके बाद हम दूसरे शहर में गए, पूरे देश में हम गए, विदेशों में जाने लगे। अब मजबूरी हमारी ये आ गई कि जब हम बाहर जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, हम कहते हैं 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, वो कहते हैं हम लीटर जानते नहीं, हम तो बैरल जानते हैं, और हम बैरल नहीं जानते। यानी वो जो मेजरमेंट करते हैं वो हम नहीं जानते, हम जो मेजरमेंट करते हैं वो नहीं जानते। तो हमें एक ऐसा मेजरमेंट की जरूरत पड़ी जिसको हम भी जाने और आप भी जाने। आज की डेट में अगर आप 1 मीटर कपड़ा आप लेने जाइए किसी मार्केट, किसी भी शहर जाइए, किसी भी कंट्री जाइए, तो 1 मीटर की एक स्टैंडर्ड नाप है, वो उसी लंबाई की नाप करके आपको 1 मीटर दे देगा। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। अच्छा, यस सर। दूसरी बात, हमने कहा ये कमरे की लंबाई है, ये कमरे की चौड़ाई है, ये कमरे की ऊंचाई है, ये हमारे उंगली की मोटाई है, ये कुएं की गहराई है। तो आपने कहा क्या क्या सीखे, लंबाई भी जाननी। भाई ये तब की हम बात कर रहे हैं जब लंबाई क्या होती लोग समझ नहीं पाते थे। पूरे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, तो वो चीजें। तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसा करते भाई इतनी क्वांटिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में कि सबको कोई कैसे याद करे। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि उसको कॉम्पैक्ट कर, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सबको लंबाई मान, ऐसे नापेंगे तो उसी का नाम लंबाई कर देंगे, ऐसे नापेंगे तो चौड़ाई कर देंगे, ऐसे नापेंगे तो ऊंचाई कर देंगे, नीचे नापेंगे तो गहराई कर देंगे, लेकिन सबको क्या करेंगे, लेंथ मान लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी थी, जितनी भी मेजरेबल चीजें थी, उनको 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? नहीं, ये तो मैं 4 दिखा रहा हूं, 3 और उसमें शामिल कर लो। 7 पार्ट्स में उन्होंने बांटा। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको मेजर किया जा सके। इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 1, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल, अभी हम एक्चुअली में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। फंडामेंटल क्वांटिटी किताब में चिंता ना करिएगा, किताब में पहले जो एक पहला जो चैप्टर है ना, वो थोड़ा हमारे पढ़ाने में आगे पीछे होगा। जो पहले हमको लगता है आपको पढ़ाना चाहिए वो पहले पढ़ाएंगे, और जो बाद में वो बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। मतलब हम उसको लिंक कर देंगे, लेकिन जैसे हम पहले से आपको ऐसी चीज बता दें जो आपको टफ लगे, जो इजी लगे, उसको लिंक बाय लिंक जोड़ेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमने क्या किया, सभी क्वांटिटी को 7 पार्ट में बांटा। क्यों बांटा भाई? आपको 7 चीजें नापनी है। मतलब आपका टेम्परेचर है, अब डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापना है,
फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है, र्यूमर भी है, रैंकाइन भी है। तो कितना नापे भाई, हम क्या क्या याद करें? हमने कहा नहीं, एक स्टैंडर्ड नापे। तो लिखिएगा, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, ब्रैकेट में बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटीज। देखिए आपके पास अगर नोट्स है तो, नहीं है तो जो हम यहाँ बोलेंगे वो लिख लेंगे, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। लिखने से एग्जैक्टनेस आएगी। तो लिखिएगा, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा, हम समझ गए कैसी क्वांटिटी, जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसकी यूनिट होती है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। समझ में आई? आप, हमारे घर में 10 रोटियां हैं, क्या फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, तो काउंटिंग नंबर है। ठीक है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसकी यूनिट होती है। तो जैसे फिजिकल क्वांटिटी है आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो लिखिएगा, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज, क्या लिखिए, द फिजिकल क्वांटिटी, ऑल लिखना, लिखिए द फिजिकल क्वांटिटीज which are independent, the physical quantities which are independent of other physical quantities, the physical quantities are independent of other physical quantities। यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी अदर फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होती है। मास का टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, लेंथ का मास से कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई। अब आप कहेंगे नहीं वो लंबा व्यक्ति ज्यादा वजन होगा, वो अलग बात है, लेकिन मास अलग है, लेंथ अलग। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज and are not defined in terms of other physical quantities, and are not defined in terms of other physical quantities। आप चाहें तो ये अपने समझने के लिए कह सकते हैं, इसको लिखने केवल आप दिमाग में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, all the physical quantities are divided into 7 parts। all the physical quantities are divided into 7 fundamental quantities। all the physical quantities are divided into 7 fundamental quantities। नंबर 1 क्या है? लेंथ। देखिए ये विजुअल है ना आपको, विजिबिलिटी, आवाज सब कुछ ठीक है ना? यस सर। अच्छा, पहली लेंथ है। जब मैं बात लेंथ की कर रहा हूं तो क्या मैं हाइट की बात भी कर रहा हूं? यस। मैं हाइट की भी बात कर रहा हूं। जहां भी लंबाई है वो जो लेंथ है। नंबर 2 मास। बुक कौन सी आपने रखी है? बुक कौन सी ली है? बुक एसएल अरोरा। और एनसीईआरटी भी है? नो सर। एनसीईआरटी तो ले ही लीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से ही आएंगे। ठीक है, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है टाइम, छठा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी एक एक हम बता रहे हैं अभी, इंटेंसिटी। और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ। राइटिंग समझ में आ रही है? मेरी उसे राइटिंग गलती है, फिर भी साफ लिखने की कोशिश करता हूं। तो जितनी भी वर्ड में फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी है, उन सबको अलग अलग स्टडी करने के बजाय हमने उनको 7 भागों में बांटा। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नोट करिए, दे आर नोन एज, इन्हें क्या कहते हैं? दे आर फंडामेंटल क्वांटिटी। इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। आप लेंथ को मास के टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, हो गया। अब मजबूरी बात हम कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का, तो आपको लेंथ की यूनिट भी देनी पड़ेगी। तो लिखिए फंडामेंटल यूनिट्स। अगला है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। डेफिनेशन सिंपल है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को देने के लिए जिन यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं
भाई किसी दुकान में जाओगे तो आप क्या बोलोगे, 5 एप्पल दे दीजिए। हाँ गिनती में आते हैं, लेकिन जहां पर वजन आएगा तो केजी बोलना पड़ेगा ना, नहीं बोलना पड़ेगा। साड़ी लेने जाओगे तो या कपड़ा लेने जाओगे तो क्या कहोगे, 2 दे दीजिए कपड़ा। आप उसके लिए लेंथ की यूनिट करोगे तो लिखिएगा द यूनिट्स विच आर यूज्ड, द यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज, 1 मिनट, which the units which are used for fundamental quantities are known as fundamental units. Fundamental units. The units which are used to express the fundamental quantities. The units which are used to express the fundamental quantities are fundamental units. अब जरा बताइए लेंथ के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मीटर, मीटर। मास के लिए किलोग्राम, किलोग्राम। टेम्परेचर के लिए केल्विन, केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड क्यों नहीं करेंगे, देखो जब वहां एक्सप्लेन करेंगे तब। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टाइम के लिए सेकेंड, सेकंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत पहले ये नहीं था, ये 90 के आसपास शामिल किया गया। हम लोगों ने जब पढ़ा है तब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नहीं बताया गया, इसके बाद ये ज्वाइन किया गया है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। अब इनके बारे में आपको स्टडी सब करना पड़ेगा कि मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, केल्विन क्या है, ये इसके बारे में स्टडी करना। जरा ल्यूमिनस इन सभी वर्ड्स से आप नोन हैं, इन सभी वर्ड्स को आप जनरली जानते हैं। एक चीज को आप नहीं जानते, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं जानते हैं ना, और ना ही आप जानेंगे क्योंकि आप सिलेबस में वो नहीं रहा। मैं हल्का सा बता देता हूं ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या हो। जब किसी पार्टी में आप लोग जाते या जाती हैं तो कोई आपको देखेगा कहीं बड़ी चमक मार रही हो, ये क्या है, चमक मारना क्या है, आपके फेस से ग्लो कैसे नजर आता है, क्या आप ग्लो आपकी फेस, अब वो आप फेयर एंड लवली लगा लेते हैं इसलिए ग्लो होता होगा, नहीं आप मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात, और हम तो कुछ भी लगाते हैं तो समझ में नहीं आता है इसलिए लगाते ही नहीं है। देखिए तो होता क्या है कि हमारे चेहरे से एक हमारे एक प्रकार से रेस निकला कर, ग्लो जिसको कहते हैं, तो उसी को कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बात समझ आ गई। तो चूंकि उसको मेजर करने के लिए, उसकी चमक मेजर करने के लिए हमने कैंडेला का इस्तेमाल किया, क्योंकि कैंडेला मतलब कैंडल, ठीक है। तो एक कैंडेला कैंडल से बना, तो ये समझ में आ गया। खैर जब साइंटिस्ट ने 7 क्वांटिटी में बांट दिया तो अब कहा गया अब तो ठीक है, तो ये कहा गया ये बताओ अगर ये 2 लाइनें हैं इनके बीच एंगल अगर नापना है तो कैसे नापेंगे, ये कम ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए यूनिट कौन सी दी जाए, अब तो कोई यूनिट बची नहीं, तो एंगल्स को देने के लिए 2 अलग से यूनिट बनाई गई जिनको कहा गया सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अगली है सप्लीमेंट्री यूनिट, आगे हेडिंग डालेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट का मतलब होता है उनका कोई जो है वो नहीं होता है वैल्यू, फिर भी उसकी यूनिट देनी पड़ेगी। जरा समझिएगा उसका मतलब क्या होता है। देखिए जरा समझिएगा, पहली चीज एक तो प्लेन एंगल नापना है हमको। प्लेन एंगल आपको याद होगा 9th 10th वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी अगर सर्कल है, मैं सर्कल की बात कर रहा हूं, उसका कोई आर्क है, ये 2 लाइनें हैं, ये आर्क है और ये इस पर एक एंगल सप्रेंड करता है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फार्मूला पढ़ा है आपने, किसी भी सर्कल के आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सप्रेंड करता है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। जिन्होंने मैथ्स पढ़ी ली होगी 11th में उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होता है ना, ये आर्क लंबाई है, रेडियस लंबाई है, तो बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, लंबाई की यूनिट क्या होती है,
मीटर, और रेडियस भी लेंथ है, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, मीटर अपॉन मीटर क्या है बताइए, यूनिट क्या बनी? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस बनी। तो इसकी यूनिट क्या बताई जाए? तो इसको कहा गया रेडियन। क्या कहा गया? रेडियन। नहीं समझे? मतलब देखिए, एक्चुअली में इसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन हमने उसकी एक यूनिट दे दी, तो नाम क्या दिया गया? सप्लीमेंट्री यूनिट। मतलब जैसे कुछ लोगों के सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं ना, तो एक्चुअली वो एग्जाम नहीं होते, आपकी नंबर कम आए इसलिए वो अलग से करा दिया गया एग्जाम, तो इसके नंबर इंप्रूव कर जाते हैं। ये सप्लीमेंट्री यूनिट दी गई, किसकी दी गई? प्लेन एंगल की। क्या होती है? रेडियन। ठीक है। और दूसरा होता है इस सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल नए नए वर्ड है, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप 10th की फिजिक्स पढ़ के आए हैं। 10th और 11th का कंपेरिजन मैं बता दूं कि आपको 10th में हम ABCD पढ़ा दें और 11th में कहें ऐसे लिखो, अब ट्रांसलेशन नहीं मालूम, तो 11 से मतलब 10th से 11th में यही कंपेयर है। थोड़ा सा सावधान होकर पढ़िएगा, दिमाग को मेच्योर होने में टाइम लगेगा, जहां दिक्कत हो डिस्कस कर लीजिएगा। तो सप्लीमेंट्री यूनिट किसकी दी गई? एक तो प्लेन एंगल की दी गई। क्या फॉर्मूला होता है? कोई भी आर्क, मैं सर्कल की बात कर रहा हूं, छल्ला जो होता है जैसे चूड़ी होती है, कोई भी आर्क अगर उसकी रेडियस r है सर्कल की, सेंटर पे जो एंगल सेपरेट करता है, तो उसको कहते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला होता है। ना याद हो तो याद कर। उसका यूनिट क्या होता है? कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन इसको हम कहते हैं रेडियन। तो रेडियन कैसी यूनिट है? सप्लीमेंट्री यूनिट है। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, देखिए सॉलिड एंगल क्या हो, सावधान। कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आपने कहा बहुत मोटे लग रहे हो, आपको वो मोटा कैसे नजर आ रहा? दूसरी तरीके समझिएगा, आप अगर ट्रेन से कभी किसी ब्रिज के ऊपर से निकले, गंगा पुल के ऊपर, और नीचे गंगा जी में नीचे आदमी बहुत सारे खड़े हैं, तो आपको कितने बड़े दिखाई पड़ते हैं? छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं ना। कभी आप कल्पना करिए, कभी आप ब्रिज, कभी ट्रेन से आप गए हो, प्लेन से तो बहुत ऊंचे जाओगे, ट्रेन से आप गए हो और किसी ब्रिज के ऊपर से गोमती गंगा के ऊपर से या यमुना के ऊपर से ट्रेन निकले और नीचे कुछ लोग खड़े हों पुल के नीचे और आप देख रहे हो, तो छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता नहीं लगता है? यस सर। क्या उतने ही छोटे होते हैं? या हाँ, आप सन को देख रहे हैं, आप बहुत दूर, सन जितना बड़ा दिखता है उतना ही छोटा है? नहीं। तो मतलब क्या है, क्यों भाई छोटा दिखाई पड़ता है? सन इतना छोटा हमें क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि वो हमसे इतनी दूर है कि उसके द्वारा हमारी आंख में जो एंगल सेपरेट होता है वो छोटा हो। तो एक्चुअली कोई बॉडी हमारे आंख पे जो एंगल बनाती है वो कौन सा एंगल होता है? वो सॉलिड एंगल होता है। कौन सा होता है भाई? हम तुम्हें मोटे इसलिए दिखेंगे कि हमारा मुंह जो एंगल बनाएगा, आप यहाँ कैसे बनाएंगे, हमारे हर तरफ से आप यहाँ से धागे निकालो और ऐसे जाके उसको ऐसे कर दो, तो जो ये वाला एंगल होगा बीच का, ये सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल समझना है होता क्या है? कोई भी सरफेस, पूरा सरफेस किसी पॉइंट पे जितना एंगल बनाएगा। तो देखिए जरा, बना दें जरा इसको। ये आपका एक फुटबॉल है। आपने फुटबॉल में देखा होगा, फुटबॉल छल्ला नहीं होता है, बॉल होता है। फुटबॉल में छोटे छोटे पैचेस होते हैं, देखा ना, छोटे छोटे सिले होते हैं ना ऐसे। Yes, तो sir. अगर हम इसका छोटा सा एक पैच ले लें और इसका एरिया ले लें डेल्टा है, इसका डिटेल स्टडी इंटर में करेंगे, तो ये यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा सेंटर पे, इसको कहेंगे सॉलिड एंगल। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा ये साइन होता है, ये डब्ल्यू नहीं है। डब्ल्यू ऐसे बनता है, ये थोड़ा टेढ़ा ऐसे बनता है, ओमेगा। तो इसका फार्मूला होता है, आपको फार्मूले से मतलब नहीं है, लेकिन आपको कुछ समझाना है इसलिए बता रहा हूं। अगर ये रेडियस r है तो ओमेगा का फार्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। अब बताओ, डेल्टा ए एरिया है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, Sir. मीटर आर स्क्वायर। स्क्वायर का यूनिट आर स्क्वायर, Meter Meter square होगा square. sir. तो पूरा यूनिट क्या हो जाएगा? 1. तो यानी कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा।
तो इसको भी एक यूनिट दी गई स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये दोनों यूनिट ना होने के बावजूद भी इनको यूनिट का नाम दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, एक प्लेन एंगल या केवल एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, इन्हें नोट करिए। आपको इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, केवल मैं समझाना चाहता था कि ये होता क्या है और इसकी यूनिट क्यों नहीं होती है, और ना होने के बावजूद भी उसको यूनिट दी गई है, इसलिए वो है आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट। हो गया। अब जरा समझिएगा। तो पहले तो हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप लिखेंगे एक विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and all the physical quantities are divided into 7 parts. They are fundamental quantities. They are length, mass, time, electric current, luminous intensity, temperature, and amount of substance. And the units which are used to express fundamental quantities are fundamental units. Length के लिए मीटर का इस्तेमाल किया, मास के लिए किलोग्राम, और मीटर क्या होता है बताया जाएगा। मास के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल किया, टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया, इसी प्रकार से टेम्परेचर के लिए केल्विन का किया, क्यों किया बाद में बताएंगे। और फिर ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट। अब जरा समझिएगा आगे, किसी को 19-20 समझ में आया तो चिंता मत करिएगा, क्योंकि आधे लोग तो जो पढ़े हैं वो हमको देख रहे हैं कि ये मास्टर होता है, मास्टर ऐसा ही होता है। ठीक है, आधे लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा समय लगेगा हमारे आपके बीच में इंटरेक्शन में। अब जरा समझिएगा एरिया का फार्मूला क्या है। जनरली एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। जनरली बता रहे, वैसे तो एरिया किसी भी चीज का अलग अलग होता है। इसकी यूनिट होती है लेंथ की मीटर, ब्रेथ की मीटर, इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, एरिया की। मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट। दो फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको एरिया की यूनिट मिल गई। खैर अगला देखिए, अगर मैं बात करूं स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, और मीटर पर सेकंड किसकी हो गई, स्पीड की। मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट, सेकंड क्या है, फंडामेंटल यूनिट। इन दो यूनिट्स को ऊपर नीचे रख दिया गया तो हमको मिल गया स्पीड की यूनिट। तो हम स्पीड की यूनिट कहां से लेकर के आए, फंडामेंटल यूनिट से लेके आए। तो जब कोई रिजल्ट आप लेके आते हो तो आप कहते हो कि हमने ये डिराइव कर दिया। जब कोई थ्योरम आप प्रूव करते हो तो आप डिराइव करते हो ना उसको, डेरिवेशन। तो इन्हें कहा गया डिराइव्ड। क्या कहा गया, डिराइव्ड। क्वांटिटीज भी कह सकते हैं और यूनिट्स भी कह सकते हैं। क्वांटिटी अलग होता है, यूनिट अलग होता है। तो डिराइव्ड यूनिट समझ में आ गया कि जिन यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से लिखते हैं। दो फंडामेंटल यूनिट मल्टीप्लाई किया, एरिया की यूनिट मिल गई। दो फंडामेंटल यूनिट को डिवाइड किया, स्पीड की मिल गई। तो लिखिए डिराइव्ड यूनिट्स। लिखिए द यूनिट्स which can be expressed, the units which can be expressed in the terms of fundamental units. In the terms of fundamental units, in the terms of fundamental units are called derived unit, are called derived units. एग्जाम्पल लिख लो, यही दो लिख लो एग्जाम्पल। एक तो ये लिख लीजिए आप एरिया का, और एक स्पीड का लिख लो। ठीक है, अब जरा समझिए, हम इसलिए डायमेंशन लेके चल रहे हैं। अभी हम स्टैंडर्ड मीटर इसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे।
अब जरा समझिए, सावधान। अब नया वर्ड है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, अब शुरू करने जा रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती हैं, और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है। अब जरा देखिए, जरा अभी लिखिएगा नहीं, प्लस समझ। अगर मैं कहूं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया मीटर इंटू मीटर, यहां पर जो मीटर होगा ना उसको एल से डिनोट करेंगे। पहले समझ लीजिए आप, डायमेंशन में जो लेंथ होगी उसको एल से करेंगे, जहां मास आएगा उसको एम से करेंगे, टाइम को टी से करेंगे, टेम्परेचर को थीटा से करेंगे, केल्विन को वही टेम्परेचर हो गया जाकर के, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को वो सीडी से करेंगे, कैंडेला होता है। तो ये इतने नोट कर लीजिए आप। एम्पियर को ए से करेंगे, जहां शुरुआत में आपने लिखा है ना, जहां पर फंडामेंटल यूनिट लिखी है आपने, उसी में लेंथ के आगे लिख दो एल, जहां मीटर लिखा है ना। सुनाई, मेरी बात सुनाई पड़ रही ना? Yes, जहां sir. फंडामेंटल यूनिट लिखी है आपने, मीटर के आगे लिख दो एल, मास के आगे लिख दो एम, ये मीटर नहीं है, ध्यान रखिए, उसका इंडिकेशन है। टाइम के आगे लिख दो टी, टेम्परेचर को लिख दो थीटा, एम्पियर को लिख दो ए, कैंडेला को लिख दो सीडी, और मोल को लिख दो एमओएल। कुछ छूटा है? 1 2 3 4 5 6 7, इन्हें हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? लिख लिया? Yes, sir. अब जरा समझे, हमने कहा इसकी जगह क्या लिखेंगे, एल। एल बोले तो मीटर है, मीटर लिखा गया एल इंटू एल, ये एल स्क्वायर हो गया। यहां तक आप पहुंचे? अब जरा समझिए, ये एरिया क्या है। आप कहेंगे भाई एरिया जो है फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं है? फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है ये? एल क्या है? एक्चुअली एल तो मीटर है, आपने मीटर की जगह लिखा है ना, तो यानी ये आपकी फंडामेंटल यूनिट कह सकते हैं। तो जो पावर इसमें रेज की है ना, इसी को डायमेंशन कहते हैं। तो डायमेंशन की डेफिनेशन अगर हम कहें तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पे जो पावर रेज की जाती है उसे हम डायमेंशन कहते हैं। तो जरा डेफिनेशन लिखिए, डायमेंशन। अगला हेडिंग लिखिए, डायमेंशन। अब ये टॉपिक आपका चल रहा है, डायमेंशन लिखिए। डायमेंशंस आर द पावर्स, यहां से पकड़िएगा, डायमेंशन क्या होती है? पावर्स। कहां पे रेज की जाती है? फंडामेंटल यूनिट पे। उससे आपको क्या मिलता है? एक फिजिकल क्वांटिटी। तो डेफिनेशन आप अपने आप फॉर्म कर सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट के ऊपर जो पावर रेज की जाती है उन्हें डायमेंशन कहते हैं। तो लिखिए, डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। Dimensions are the powers raised on fundamental units. Dimensions are the powers raised on fundamental units to express any physical quantity. To express any physical quantity. तो डेफिनेशन इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझ में आई कि भाई डायमेंशन होती क्या है। डायमेंशन में पावर्स होती हैं जो किसी फंडामेंटल यूनिट पे रेज की जाती है किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। अब कुछ एग्जांपल समझिएगा और उनकी डायमेंशन निकालना सीखिएगा। देखिए, जैसे हम पहला तो यही एग्जांपल ले लेते हैं, पहला एरिया। तो पहले तो फार्मूला लिखिएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, लेंथ के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? एल, और ब्रेथ के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? एल। तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ये क्या निकला? ये क्या निकला?
जो मन में आया बोल दीजिए। हाँ, अभी हम समझ रहे हैं कि आप बिल्कुल अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा दिक्कत होगी। ये क्या निकला? L square. क्या है ये? सर डायमेंशन. ये डायमेंशन है। और हमने डेफिनेशन क्या बताई? हमने Sir, कहा Increase the डायमेंशन power. पावर्स होती हैं। तो ये क्या है सर? देखिए एक्चुअली में डायमेंशन ही बोला जाता है, लेकिन ये भाई साहब है डायमेंशनल फार्मूला। क्या है? Dimension formula. डायमेंशनल फार्मूला। जरा समझिएगा, जैसे आपसे किसी ने कहा, जरा एक सेकंड, आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो आप कहेंगे एल स्क्वायर, नहीं बोलेंगे ना आप? अगर Yes. आपसे दोबारा कह दिया जाए इज इट डायमेंशन, तो आप वहां रुक जाइए, आप ये नो, इट इज द डायमेंशनल फार्मूला, द पावर विच आई हैव रीच्ड, दैट इज डायमेंशन। द जनरली लिख करके आता है राइट द डायमेंशन ऑफ दिस, ठीक है, वो लिख के वही आता है, लेकिन और डायमेंशन यही लिखी जाती है। लेकिन इसको अगर कोई एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेने आता है और वो आपसे क्लैरिफिकेशन करता है, तो आप कहेंगे नहीं ये डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनल फार्मूला है, जो पावर हमने रेज की वो डायमेंशन, ठीक है, कहा जाएगा डायमेंशन ही, लेकिन हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला बार बार। तो हम शॉर्ट में डीएफ लिखते हैं, कोई दिक्कत? अब जरा दूसरा फार्मूला, जैसे मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो आप चाहे वॉल्यूम किसी का ले लो, वो एक्चुअली में 3 बार लेंथ आएगी। कोई फॉर्मूला उठा लो, कोई भी फॉर्मूला उठा ली, उसमें 3 बार लेंथ आएगी। जैसे आपने सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर पढ़ा, देखो आर 2 बार आ रहा नहीं आ रहा है, और एच 1 बार आ रहा है, तो 3 बार लेंथ आ रही नहीं आ रही, तो यूनिट सेम आएगी वॉल्यूम कोई भी। अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखता हूं, तो लेंथ के लिए एल, ब्रेथ के लिए एल, हाइट के लिए एल, ये ब्रैकेट में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये एल क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एल क्यूब। तीसरा, ऐसे ही कम से कम आपके एनसीईआरटी में फार्मूले शायद लिखे हैं, पहली यूनिट में है, दूसरी में है, मुझे देखना पड़ेगा, शायद पीछे लिखे हैं, पेज नंबर 214 एनसीईआरटी में तकरीबन यहां पर लिखे हैं 100 फार्मूले, 79 फार्मूले, नहीं 94 फार्मूले। अब देखो अभी आप 11th पे पहुंचे हैं और ये पहला क्लास, कितने फार्मूले अभी तक हमने पढ़ाए हैं? एको नहीं पढ़ाए ना। तो देखिए अभी बहुत सारे ऐसे फार्मूले होंगे जो आप नहीं जानते, उन्हें बुक की मदद से याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे वो नए नए फार्मूले मिलते जाएंगे, ठीक है। जैसे तीसरा मैं डेंसिटी ले लूं, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? ये पढ़ा है आपने, डेंसिटी का फार्मूला, Mass upon मास distance. अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, अब मैं डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूं, ये मैं शार्ट में लिख रहा हूं। अब बताइए मास के लिए क्या लिखेंगे आप? M. एम। Sir, M. अपॉन वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे आप? L cube. L एल cube. क्यूब। इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे? M. ऊपर ले L जाओ, minus 3. एम एल, ऐसे एम एल माइनस 3, बोल तो आप यही रहे, इसे क्या पढ़ा जाएगा? Raised to the power minus 3. या तो आप कहिए एम एल इनवर्स 3, या तो कहिए एम एल रेज्ड टू पावर माइनस 3। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एम एल इनवर्स 3। अच्छा, जैसे और एक फार्मूला ले लेते हैं, जो तुम्हारे मन में आए आप उठाएंगे। अब बुक में लिखे हैं करीब 94 फार्मूले पीछे लिखे हैं, तो आप ये ना समझिएगा बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड राइटिंग मेक्स अ मैन एग्जैक्ट। लिखने से एग्जैक्टनेस आती है। अब लड़कियां सोच रही होंगी तो मैन के लिए कहा गया है, मैन माने मैनकाइंड, मैन माने मैन नहीं यहाँ पर। जैसे मैं बात करूं स्पीड का, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
अच्छा, डिस्टेंस के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? एल, टाइम के लिए टी। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसको क्या लिखेंगे? एल टी इनवर्स 1। ये स्पीड का हो गया। फार्मूले सबके मालूम होना चाहिए, निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे कोई चीज पूछी गई, आप दिमाग में जोर देने के बजाय आप फट से उसको लिख जाए। ठीक है, हम कुछ फार्मूले जानबूझ के लिख रहे हैं। अब देखिए, हमने स्पीड कहो और चाहे वेलोसिटी कहो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, वेक्टर है, क्योंकि हमको इस यहाँ वेक्टर से मतलब नहीं है, तो वेलोसिटी की भी डायमेंशन वही होगी जो स्पीड की होगी। जैसे मैं बात करूं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिट तो मीटर ही होगी ना। तो देखिए, जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो ऊपर है वेलोसिटी, वेलोसिटी का आप निकाल चुके हैं, एल टी इनवर्स 1, और नीचे है टाइम। टाइम कहो 2 सेकेंड, चेंज इन टाइम कहो 2 सेकेंड। इसको ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा? ये एल टी इनवर्स 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हो गया? एक्सीलरेशन का। अगला, अगर मैं कहूं फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है जनरली? एमए, मास इनटू एक्सीलरेशन। डायमेंशनल फॉर्मूला, मास के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? एम। ए के लिए क्या लिखेंगे? एल टी इनवर्स 2। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? एम एल टी इनवर्स 2। फोर्स की यूनिट वैसे क्या होती है? न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो बहुत छोटे क्लास में है, वो आपसे पूछा कि दीदी 1 न्यूटन फोर्स होता कितना है, क्या बताएंगे आप? भाई केजी 1, मीटर अपॉन सेकंड। उसको आता ही नहीं, कुछ केजी मीटर और टफ कर दिया आप। उसने कहा कितना न्यूटन फोर्स होता है, कितना होता है? तो देखो ध्यान से, 100 ग्राम होता है ना, 100 ग्राम का एक वेट उसके हाथ पे रख दो और कह दो ये जो 100 ग्राम रखा है ना, जितना ताकत लगा रहा है आपके हाथ पे, तो कितना लगा रहा है वो? 1 न्यूटन लगा रहा है। समझ आई बात नहीं आई? भाई जैसे आपको 1 केजी कह दिया गया तो आपके दिमाग में आता है 1 केजी में कितनी चीज आएगी, आता नहीं आता दिमाग में। तो वैसे ही अगर किसी को कहना हो कि 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है, तो आप 100 ग्राम का वेट लीजिए, उसके हाथ पे रखिए और कह दो ये 100 ग्राम का वेट जितना ताकत आपके हाथ पे लगा रहा है, उसी को 1 न्यूटन कहते हैं। खैर, हमें उससे मतलब नहीं, वो तो जनरली बात आई तो हमने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है। हाँ सर जैसे हमने मतलब एल क्यूब लिया था वॉल्यूम का, तो इसमें एल जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो पावर है 3 वो डायमेंशन है, कलेक्टिवली क्या कहता है? एल क्यूब डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो पावर 3 है वो डायमेंशन है। और केवल एल? वो आपका फंडामेंटल यूनिट है। ओके सर। ठीक है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ऐसा बोला जाता है, या डायमेंशनल फार्मूला भी बोल सकते हैं, वो डायमेंशन भी बोल सकते हैं, तो आप लिखेंगे यही। लेकिन अगर कोई, जैसे समझिएगा, जैसे हमसे किसी ने पूछा कि क्या डायमेंशन प्लस की जा सकती हैं, एक हमारे टीचर हैं, वो हम एक कोचिंग में पढ़ा रहे थे, तो अच्छा वो अपने आप को बड़ा समझते हैं कि वो बड़े हैं भी, हमसे बड़े हैं, उन्होंने क्या डायमेंशन प्लस की जा सकती है? हमने कहा डायमेंशन प्लस की जा सकती है। बोले अच्छा बताइए, अगर मैं एल टी इनवर्स 1, ये किसकी डायमेंशन होती है? स्पीड। स्पीड की। और प्लस एल टी इनवर्स 1, तो क्या इसको 2 एल टी इनवर्स 1 कर सकते हैं? जी नहीं। डायमेंशन कहती है स्पीड प्लस स्पीड बराबर स्पीड। क्या कहती है वो? कि अगर स्पीड में आप स्पीड प्लस करो तो आप क्या मिलेगी? वैल्यू स्पीड मिलेगी, वो कितनी मिलेगी उससे बताइए। हमने कहा ये नहीं लिखा जा सकता। अब जरा देखिएगा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने हमसे क्या कहा था कि क्या डायमेंशन प्लस की जा सकती है? उन्होंने ये लिखा, हमने कहा नहीं की जा सकती। बोले अभी तो आप कह रहे हैं कि डायमेंशन प्लस की जा सकती है, तो फट से आप रिएक्ट कर दीजिए, डायमेंशन होती क्या है? ये डायमेंशन नहीं है, ये क्या है? ये डायमेंशनल फार्मूला है। भाई डायमेंशन तो एक पावर होती है ना, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो हम इसको प्लस कर सकते नहीं कर सकते? तो अगर आपसे कहीं पर डायमेंशन पूछ ली जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया,
आप फट से कह दीजिए एल स्क्वायर। अब उसने कहा अच्छा यही टीचर ने आपको बताया? बोला नहीं, ये डायमेंशनल फार्मूला है। द पावर विच आई हैव रेज्ड ऑन एल दैट इज डायमेंशन। एल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, उसके ऊपर जो पावर चढ़ी हुई है वो डायमेंशन है। तब वहां पर आप क्लैरिफिकेशन, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? Yes, sir. मतलब जो बेसिक उसकी हम बात, खैर जैसे फोर्स की बात कर रहे हैं, अब जैसे वर्क हम ले लें, वर्क ले लें, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? Force into displacement. इट इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ। देखो ध्यान रखिएगा, फिर हम कह दें अब आप बड़े बन जाइए, आपकी बुक की सेहत चेंज हो चुकी है, अब आपकी बुक ऐसी हो गई है, ये एक है एक और है, ठीक है? आप लोग 10th से 11th में आए हैं, हम बड़ा कर देंगे, चिंता मत करिएगा। बहुत फोर्स वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ। जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, सही कह रहा हूं? अगर आप कोई चीज ऐसे धक्का मार रहे हो और वो उल्टा आपके ऊपर गिर गई तो आपने वर्क किया? नहीं किया। तो उससे यहां मतलब नहीं है, लेकिन मैं क्लियर कर रहा हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है, अब मैं डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूं। फोर्स का हम निकाल चुके हैं, MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2। हम इसीलिए एक ऑर्डर से लिख रहे हैं कैसे यूज करना है। और S का क्या होगा? L। तो ये क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T इनवर्स 2। अब बताओ एनर्जी भी तो वर्क की होती है। कोई भी एनर्जी क्या होती है? अगर आपसे कहा जाए एनर्जी, तो आप कहेंगे कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एनर्जी कहते हैं आप। तो एनर्जी कोई भी हो उसकी डायमेंशन वही होगी जो वर्क की होगी, यही होगी। समझ में आ रही बात? निकालोगे वहां से तब भी निकल आए। अच्छा, जैसे मैं बात करूं पावर, पावर का फार्मूला क्या होता है? W/T। चलो नए नए फॉर्मूले आएंगे। देखिए आप बड़े पावरफुल, या मैं बिल्कुल सलमान खान 2.5 किलो का हाथ जो भी होता है, और आपको कोई काम दिया गया, मार घसीट घसीट के शाम तक कर मारे, तो आप पावरफुल माने जाओगे? आपने फर्श ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया तो हो गए पावरफुल। तो पर सेकेंड पर यूनिट टाइम में जितना वर्क करते हैं वो पावर आती है। अब बताओ अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखता हूं तो वर्क का डायमेंशन बता चुके हैं आपको, ML स्क्वायर T इनवर्स 2 और अपॉन T। इसको ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा? ML स्क्वायर T इनवर्स T। तो बात समझ में आई? Yes, sir. तो आज आपका इंट्रोडक्टरी क्लास था। हमने जानबूझ के चैप्टर वहां से नहीं स्टार्ट किया, व्हाट इज फिजिक्स। हमने आपको वहां से जहां तक से आपके काम की चीज। अच्छा, सबके पास SL अरोड़ा है? नो सर। कौन सी बुक है? सर आपके इंस्टीट्यूट की सर। अच्छा वहां की है। देखिए डायमेंशन जो हम बताएंगे, तो डायमेंशन के अब काम खत्म हो गया, अब इसके न्यूमेरिकल केवल, इसमें और कुछ नहीं, ठीक है? तो नेक्स्ट टर्म पे इसके न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाए। 3 यूजेस इसके हैं, उन्हें बताया जाएगा। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और बड़े बन जाइएगा, ठीक है? क्योंकि इन्हीं 11 12 को पढ़ के लोग IIT JEE जो है क्रैक करते हैं, और जहां क्रैक करने के बाद में 1-1 करोड़ के पैकेज मिलते हैं बड़े बड़े मास्टरों। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो आप कल्पना करिएगा फिजिक्स ठीक ठाक है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आएगा पक्का आएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है? बस थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास था। नेक्स्ट टर्म पे हम ये याद कर लीजिएगा। अब सब फार्मूले तो नहीं याद कर सकते आप, बहुत सारे ऐसे फार्मूले होंगे जो आप नहीं जानते, जिन्हें याद जितना याद हो पाए याद कर लो, नहीं याद होता आप मत याद करो इतना अधिक। 10-15-20 फार्मूले याद कर लो, आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे फार्मूले अपने आप आते चलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे, इसके नोट्स बना लीजिएगा। जितना पढ़ाया समझ में आया? तो हमारे Yes, सामने sir. तो Yes, sir. हमारे सामने तो यस कहना ही पड़ेगा, पर टीचर नहीं सामने सर, ऐसी बात कहना पड़ता है ना यस, खराब लगता है ना, ठीक है? टाइमिंग आपकी यही रहेगी, तो 7:30 से 8:30 12th क्लास की क्लास। अभी आप जब ज्वाइन हुए होंगे तो 12th क्लास चल, उसके बाद हम ज्वाइन आपके साथ, ठीक है? आप ही के यहाँ के बच्चे हैं 12th क्लास के, ठीक है? तो आज अच्छा इसमें कोई आप ईमानदारी बता दो, कोई ऐसा था जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? अब तो बता दो ना। नहीं, एक स्टूडेंट कोई है जिसको आज ज्वाइन होना था, अब वो ज्वाइन हुई नहीं, हमको नहीं मालूम,
जो फर्स्ट डे उसको पढ़ना था। कोई है इसमें? सर मतलब आज मेरी यहाँ पे पहली क्लास है। नहीं, यहाँ नहीं, 100+ में पहली क्लास आपकी है ना? हाँ हाँ, तो आपकी बात नहीं, आपने कहीं और पढ़ा है पहले से ना? नहीं, मतलब चैप्टर खुद से कराया था थोड़ा सा। हाँ, वही तो आपके लिए जुड़ना था ना। आज एक्चुअली सर का मैसेज आया था कि वन ऑफ द स्टूडेंट इज देयर। हाँ तो होता क्या है कि जब नया स्टूडेंट होता है ना, जिसको फर्स्ट डे पढ़ाना होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा डरावनी न लगे। अच्छा, चूंकि मैं खुद डरावना हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ फिजिक्स डरावनी न लगे। तो फिजिक्स बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्ट आएगा। शर्त एक है कि अभी जाइए, अभी जो पढ़ाया आज ही नोट्स बना लीजिए, और 6-7 दिन बाद फिर रिवाइज कर लीजिए। तो आपको, अब आप उसको किनारे रख दोगे, एक हफ्ते बाद उठाओगे तो नहीं काम करेगा। तो ये 7:30 से 8:30 से 9:30 की क्लास चलेगी। अब शायद सैटरडे को होगी। तो आपको समझ में आया जिससे अभी हम बात कर रहे यस हैं? सर। हाँ, फिजिक्स अच्छी लगेगी, चिंता मत करिएगा। जिनको समझ में नहीं आया उनको भी आया होगा, आ जाएगा, चिंता मत करिए। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट Thank you, सर। sir. थैंक यू सर।